किस तरह से बीजेपी किस तरह से बीजेपी के पूरे दिनों की शुरुआत हो चुकी है। नहीं ना थोड़ा सामने देख के no bearing on this particular case, and we are only going to judge this case as per the constitutional validity of the entire matter. I absolutely wholeheartedly welcome what the Honorable Supreme Court said today with regard to the affidavit filed by the Government of India. My initial reaction, if you saw on social media yesterday, was exactly this, that it is the legality and the constitutionality of what happened on the 5th of August 2019 that we want the Supreme Court to find on. The politics of it is not for the Supreme Court. That's for us. That is for political parties to fight their elections on. And therefore, I felt that this affidavit was misplaced. And I'm very glad that the Supreme Court found as well. Now we look forward, and I'm also very glad that the Honorable Chief Justice has indicated that this will be held on a day-to-day basis, which means that we hope that the process will be completed soon and that the judgment of the Supreme Court will be placed in front of everybody. You had said the similar thing in your tweet also. Do you feel I have no doubt that the Honorable Chief Justice and the judges of the Supreme Court do not follow Twitter and definitely do not read what I have to tweet. Therefore, it is just a very sort of welcome coincidence that what I said yesterday was what came out in the Supreme Court today, but I think it's only based on facts. We are arguing the constitutionality and the legality of what was done on 5th August 2019, not the politics of it. The politics of it will be argued on the electoral arena. उमर साहब, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि बेसिस पे इसकी हेयरिंग हो, जो जिस तरह आपकी उम्मीद है कि आप जो जिस तरह से हियरिंग जारी अब जिस तरह की शुरुआत हुई है, मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट या उस बेंच पे बैठे हुए जजेस के खिलाफ कोई ऐसी बात करना नहीं चाहता हूं जो गैर जिम्मेदार हो या जो फैक्ट्स पे बेस्ड ना हो। मुझे अभी तक उनके किसी भी बात से ये नहीं लगा है कि वो आईन और कानून को छोड़ के किसी और चीज़ पे बात करने के लिए तैयार है। ये एक अच्छा मौका था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एफिडेविट था उनके सामने, उनको कोई मजबूरी नहीं थी। वो चाहते तो इस एफिडेविट को कबूल करके इसको भी बहस का मुद्दा बना लेते, नहीं किया। और मुझे लगता है हम सबको इसका इस्तकबाल करना चाहिए और अब हमें खामोशी से इन हियरिंग्स का इंतज़ार करना चाहिए। जो होगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर होगा। और जैसे मैं बार बार कहता आया हूँ, मुझे लगता है कि हमारा केस जो है सबका एक मजबूत केस है और हम इंसाफ की उम्मीद करते हैं। उमर साहब, मैंने सवाल किया था, मैंने ही कहा था, आपसे पूछा था कि आज आपके चेहरे पर अलग सी आप आज पार्टी को ज्वाइन किया, इसलिए आपकी ज़्यादा खुशी थी कि भाजपा को छोड़कर ज्वाइन किया था? अब दोनों चीज़ों को अलग तो किया नहीं जा सकता। नहीं, मैं मेरी खुशी के कई वजूहात हैं। उसमें मैं मान के चलूँ कि अगर हम ये कहें कि 40% इनके ज्वाइनिंग का है, 40% सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ उसका है, 20% मेरे कुछ जाती चीजें हैं, उनको छोड़ एनसीपीडीपी और कांग्रेस को परिवारवाद चलता है, पर आज सुरेंद्र चौधरी जी ने भाजपा पर सवाल खड़े कर दिए कि परिवारवाद और करप्शन भाजपा में ही चलता है। कोई ऐसी पार्टी नहीं है माँ सिवाय शायद लेफ्ट पार्टी को छोड़ के जिसमें परिवारवाद नहीं चलता है। बीजेपी में भी सीनियर लीडरों ने अपने बेटों को बेटियों को कहीं ना कहीं एडजस्ट किया है। अब फ़र्क सिर्फ इतना है कि हम इस चीज़ को छुपाते नहीं हैं, हम इस चीज़ को कबूल करते हैं। हम कहते हैं ना, अब हम एक ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, अब इसमें एतराज़ किस बात का। अब यहाँ इतने कंपनियों के माइक बैठे हुए हैं, क्या ये जो बड़े बड़े कंपनियों के मालिक हैं ये अपने बेटों को बेटियों को एडजस्ट नहीं करते? उन कंपनियों में करते हैं।
फर्क सिर्फ इतना है कि हमें हर 5 साल के बाद अपने रिपोर्ट कार्ड पे लोगों का मोहर लगवाना पड़ता है। लोग या तो हमें कबूल करते हैं या रिजेक्ट करते हैं। ये जमहूरियत है ना, हर किसी को एक हक होता है इसमें हिस्सा लेने का। अब क्योंकि मैं एक ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ, क्या मेरे लिए सियासत जो है वो अब बंद है? मैं सियासत में हिस्सा नहीं ले सकता हूँ, मेरा हक है, मैं ले रहा हूँ। लोग मुझे रिजेक्ट करेंगे। You said that the democracy fails to reach Jammu and Kashmir. You don't see that this is a healthy democratic sign, that Supreme Court is listening to your petition and they will be deciding on that basis, on day-to-day basis. Is this in democracy? Supreme Court is in Delhi. Democracy is functioning in Delhi. Democracy is functioning in the rest of the country. Democracy is not functioning in J&K. How many examples do you want from me of the way in which democracy has been scuttled here? Absence of assembly elections, 1. Singling out J&K for delimitation of parliamentary seats where it hasn't happened in the rest of the country. 2. The way in which the DDC election results were actually rigged by withholding the election to the chairperson post so that they could influence DDC members to go against the mandate that they had actually got from the people. The way in which anti-defection laws are not applied to DDCs and BDCs. This is all a concerted effort to destroy democracy. And then when people sitting in high office start interfering in day-to-day politics, how is that democracy? अब्दुल सर, गृह मंत्री अमित, ठीक है ना, 1 मिनट के लिए मानते हैं ना हम जिम्मेदार हैं। 2014 के बाद जो लोग मरे उसकी जिम्मेदारी किसको? जो पुलवामा में हुआ उसके लिए हम किसको कसूरवार ठहराएं? जो रजौरी में हुआ, डीजी में, जो बुद्धल में हुआ, उसके लिए कौन कसूरवार है? मैं, जो मेरा कसूर है वो मैं मानता हूँ, मैं अपने जिम्मे लेता हूँ। ठीक है जी, आप मुझे कसूरवार ठहराते हो, मैं कसूर कबूल करता हूँ। जो लगातार पिछले 2-3 सालों में कश्मीरी पंडित और माइनॉरिटीज़ कश्मीर में टारगेट किए गए, उसका कसूरवार कौन? मैं हुकूमत में हूँ नहीं, ना पीडीपी है ना कांग्रेस है। तो जहां आप हमें कसूरवार ठहराते हो वहां पे आप हमें यह भी बताइए, जो पुलवामा में हुआ, कितने लोग मरे पुलवामा में? 40। उसके लिए कसूरवार कौन? उसी, आप बताइए हमें, और कोई नहीं। हम अपना कसूर जो है वो कबूल करते हैं। आप ये बताइए कि उन कत्लों के लिए कौन कसूरवार? एलजी साहब, डीजी, चीफ सेक्रेटरी, आर्मी कमांडर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, कोई ना कोई तो कसूरवार है, क्योंकि हम हुकूमत में है नहीं। बताएं कौन, हम भी सुनना चाहते हैं। सर, भाजपा वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में आप पर व्यक्तिगत हमला किया। उन्होंने कहा कि अगर अब्दुल्ला परिवार का भला चाहिए तो उनको वोट कीजिए, अगर अपने बेटों और बच्चों का भला चाहिए हमें कीजिए। आपको लगता है ये जो नहीं, सॉरी, एक बार फिर बताइए, क्योंकि ये मैंने प्रधानमंत्री का सुना नहीं था। आपके ऊपर व्यक्तिगत हमला किया, इट्स अ पर्सनल कमेंट ऑन योर फैमिली। ही सेड कि अगर आपको अब्दुल्ला परिवार का भला करना है तो अब्दुल्ला परिवार को वोट कीजिए, यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को कीजिए, लेकिन अगर बच्चों को और बेटों को करना है तो मुझे कोई गिला नहीं है इससे। प्रधानमंत्री बहुत बड़े आदमी हैं, उम्र में भी मुझसे ज़्यादा हैं। वो जो भी हमारे बारे में कहना पसंद करें, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, वो करें। उमर साहब, और मैं उनकी बात में ये टिप्पणी नहीं करूँगा। सिर्फ इतना कहूँगा कि अगर यही है तो प्रधानमंत्री साहब इलेक्शन बुलाएं। हम देखते हैं लोगों को क्या भला, किसका भला चाहिए। आप लोगों को मौका ही नहीं दे रहे हो, लोग उसमें फैसला करेंगे उनको किसका भला चाहिए। इलेक्शन कराइए, नतीजा आपके सामने होगा। लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस को पसंद करते हैं या नहीं करते हैं, लोगों को फैसला करने दीजिए। हम अपने आप को राजभवन के जरिए उन पर ठोस नहीं रहे हैं, हम मौका मांग रहे हैं। अच्छा, आप चलिए, आपने पार्लियामेंट के इलेक्शन कराने ही कराने हैं, पार्लियामेंट के साथ असेंबली का भी कराइए। दूध का दूध, पानी का पानी। अगर लोगों को वजीर आजम की बात सही लगी, हम हार जाएंगे।
और मैं वो हार कबूल कर लूंगा। मौका दे दीजिए, हम देख लेते हैं कौन सही कौन गलत। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव अभी नहीं हो रहे हैं। भाजपा के तमाम नेता ये कहते हैं कि ना तो जम्मू कश्मीर में बाप बेटी की सरकार बनेगी, ना ही बाप बेटे की। किस तरह से आप देखते हैं सर? आप अभी तो सरकार किसी की नहीं बन रही है। ना बने बाप बेटे की, ना बने बाप बेटी की, किसी की तो बने। करे ना। क्या इतने डरे हैं कि हम में से कोई ना कोई जीत जाएगा कि वो इलेक्शन ही नहीं करा रहे? क्योंकि उनको पता है कि उनके कहने में और हकीकत में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। मैं आज आपसे दावे से कह रहा हूं, अगर आज अभी इलेक्शन बुलाए जाते हैं, बीजेपी 10 नंबर क्रॉस नहीं करेगी। ये कहते हैं 50 पार तो करे ना। मैं थकता हूं ये कहते हुए। अगर उनका 50 पार होना है तो मतलब हुकूमत उनकी है, जीत उनकी, इलेक्शन क्यों नहीं? ये तो हुआ ना क्रिकेट मैच में। क्रिकेट मैच में मैं कहूं ना मेरी टीम सबसे मजबूत, मैं जीत जाऊं, लेकिन जब पिच सामने हो तो मैं मैदान पर उतरूं ही ना। मैं बोला मैंने बैट नहीं पकड़ना, जीतूंगा मैं लेकिन बैट नहीं पकड़ूंगा। यही बीजेपी का हाल है, कहते मैं जीतूंगा लेकिन इलेक्शन के लिए तैयार नहीं है। अब ये मैं माफी चाहता हूँ, बीजेपी कहती है मैं तैयार हूँ लेकिन इलेक्शन कमीशन तैयार नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने साफ कहा है कि उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इशारा चाहिए कि यहाँ हालात इलेक्शन के लिए साजगार है या नहीं है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ने कहा है कि वी एक्सेप्ट देरी जा रही है यहाँ इलेक्शन कराने के लिए, इजाजत मिले, इलेक्शन हो। लोगों को बाप नहीं चाहिए, बेटा नहीं चाहिए, बेटी नहीं चाहिए, कहीं से पोता पोती दामाद कोई ना कोई आ ही जाएगा, आ जाए ना, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन कम से कम इलेक्शन हो। शुक्रिया उमर साहब। थैंक यू। लास्ट वन। 2024 को लेकर किस तरीके से विपक्ष एकजुट हो रहा है? अभी 17-18 तारीख को बेंगलोर में भी मीटिंग हो रही है, आप और महबूबा जी भी उस विपक्ष। मैंने कभी महबूबा जी के लिए जवाब नहीं दिया, ना मैं इस बात को पसंद करूंगा कि वो मेरे लिए जवाब दे। नेशनल कॉन्फ्रेंस को वहां पे बुलाया गया, उस मीटिंग में जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा है कि हम उसमें शमूलियत करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से कौन उस मीटिंग में जाएगा इसका फैसला भी होना बाकी है। सर मैं ये जानना चाहता हूं कि आप दोनों अगर विपक्ष की उस मीटिंग में शामिल होने जा रहे हैं तो जम्मू कश्मीर में जब लोकसभा के चुनाव होंगे तो क्या दोनों पार्टियां एक साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी क्यों ना करेंगी? किस लिए? एक ही मीटिंग को अटेंड करने का ये मतलब नहीं है ना कि सारा कुछ जो है वो इसी तरह होगा। हम नेशनल लेवल पे बीजेपी का मुकाबला करने के लिए स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। स्टेट लेवल पे उस स्ट्रैटेजी को किस तरह इम्प्लीमेंट किया जाएगा वो अब हम पे छोड़ दीजिए, आगे देख लेंगे ना किस तरह का माहौल होगा, क्या करना होगा क्या नहीं करना होगा। लेकिन आप पहले से ही चाहते हो कि इलेक्शन का ब्यूगल बजा नहीं और हम आपके सामने अपनी पूरी स्ट्रैटेजी खोल दें, ये ना ये कोई जर्नली का कोई मतलब ये दिखता नहीं है। हम अपने जो कार्ड्स जो हैं बिल्कुल अपने छाती से दबाए रखेंगे, जब खोलने होंगे हम खोल के आपके सामने रखेंगे। चले, शुक्रिया। बैठ के सवारी करिए ना, उन पे बैठ के घूमिए। मैं मानूं हाँ जनाब हालात इतने ठीक हैं कि जो एज चीफ मिनिस्टर मैं नहीं कर सका, मैं गाड़ी में बैठता था, आज हालात इतने ठीक हो गए हैं कि हमारे एलजी साहब अब साइकिल पे बैठ के बिना ज्यादा सिक्योरिटी के 10 आगे 2-4 बंदे तो होंगे ही होंगे, लेकिन इतने वो अब ठीक समझते हैं हालात को कि वो गुजरने के लिए तैयार हैं। अब मुझे बताइए ना, अब सच क्या है? क्या सच वो है जो आपने सुप्रीम कोर्ट में लिख के दिया, या सच वो है जो हम जमीनी सतह पे देखते हैं कि बिना रस्तों को बंद किए हुए आप एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकते हो क्योंकि मिलिटेंसी का इतना खतरा है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो आप झूठ बोल रहे हो। या तो ये रास्ता बंद करने का सिर्फ आपको शौक है, इसकी जरूरत नहीं है लेकिन आपको शौक हो गया तो आप कर रहे हो, या हालात इतने खराब हैं कि ये रास्ता बंद करना आपकी मजबूरी है। अगर हालात इतने खराब है, ये आपकी मजबूरी है, फिर जो आपने सुप्रीम कोर्ट में बोला है वो झूठ है। दोनों सच हो नहीं सकते। नौजवान बेरोजगार, उसकी बात क्यों नहीं? यहां लिस्टें निकलती हैं,
दूसरे दिन लिस्टों के खिलाफ आवाज उठती है कि इसमें धांधली हुई है। तीसरे दिन लिस्ट को रद्द किया जाता है। चौथे दिन इंक्वायरी होती है, उसके बाद सिलसिला खत्म। बेचारे जो मेहनत करके, इम्तिहान दे के, सिलेक्शन का सारा प्रोसेस कंप्लीट करके ईमानदारी से वहां पे उस लिस्ट में दाखिल हो जाते हैं, पता नहीं उनमें से कितने सारे ओवरेज हो जाते हैं इंतजार करते करते कि कब हमें रोजगार का मौका मिलेगा। कीमतें आसमान को छू रही हैं। जम्मू का भी वही हाल होगा जो श्रीनगर का है। आज सब्जी वाला टमाटर बेचने के लिए तैयार नहीं है। 150 रुपए किलो टमाटर। जब हम जाते हैं सब्जी वाले के पास और उससे टमाटर पूछते हैं, कहते हैं ना टमाटर के भाव और जाफरान के भाव में ज्यादा कीमत का फर्क है नहीं, टमाटर कोई खरीदता ही नहीं, हम रखते नहीं। 5 किलो चावल का वादा हुआ, दिखा नहीं, अब कहते हैं हम 15 देंगे। अरे 5 नहीं मिला, 15 कहां से आएगा? कहते हैं हम जमीनें देंगे। पहले तो आप जमीनें छीन रहे हो उन लोगों से जिनको उन जमीनों का मालिकाना हक है, और फिर बसा किस कर रहे हो कोई पता नहीं, कोई इसमें सफाई नहीं। तभी तो ये लोग परेशान हो जाते हैं जब कोई सियासी थोड़ी सी गर्मा गर्मी हो जाती है। ये सुरेंद्र जी हैं, इतने बहादुर हैं कि वो ये और मैं जानते हैं कितना प्रेशर इन पर लगा पिछले दिनों में। अब कुछ चीजें हैं जो हमें अपने आप में के मतलब रखनी है, लेकिन आप अंदाजा नहीं कर सकते हो कहां कहां से इसको दबाव आया। मैं कहता हूं वो लोग अगर इस रियासत को चलाने में इतनी मेहनत करते, जितनी मेहनत इन्होंने इसको रोकने पे की, अरे यहां तो लोग इतने मुतमईन होते, इतने खुश होते कि किसी और चीज की जरूरत ही नहीं होती। अरे किन किन ओहदों पे वो लोग बैठे हैं जिन्होंने इनको पकड़ने की कोशिश की, कितने अफसर इनके पीछे लगाए। मैं इन अफसरों से कहता हूं ना, जरा सा शर्म तो करो। आप लोग सरकारी मुलाजिम हो, आपको हर हुकूमत के साथ काम करना है। ये लोग आज हैं, हमेशा के लिए नहीं होंगे। मत करो, हमेशा के लिए नहीं होंगे। और मैं मानता अगर आपको अगले 6 महीने 1 साल में रिटायर होना है, फिर तो ठीक है, आप इन्हीं का साथ देते देते रिटायर हो जाओ। लेकिन वो लोग जिनको आगे 15-15, 20-20 साल का सर्विस है, कम से कम उस सर्विस का तो लिहाज करो। अपनी नौकरी के साथ इंसाफ करो, वफा करो। आपका काम नहीं है सियासत में पढ़ना, वो सियासतदानों का काम है। कौन आता है, कौन जाता है। तो लगता है जैसे हुकूमत का काम है तंजीमों को यहां तोड़ना और जोड़ना। हमारे साथियों को यहां से लेने में भी इन्हीं लोगों का रोल है, और जो हमें ज्वाइन करने की कोशिश, उनको रोकने में भी इन्हीं लोगों का रोल। मैं क्या बताऊं, कश्मीर से एक सीनियर एक रीजनल पार्टी से ताल्लुक रखता है वहां कश्मीर में, जाना पहचाना, हमें ज्वाइन करने की उसने वो मन बना लिया था। चुपचाप मुझे मिला भी, डेट भी फिक्स हुआ, और फिर इंतजामिया पीछे पड़ गई। गलती वही की कि उसी वक्त मुझे उसको पकड़ना था, हार पहना के उसकी तस्वीर लेके पूरे बाजार में बेचना था मैंने। अब मैं भी बेवकूफ, बंदा सीख जाता है इसी तरह। मैंने कहा कोई बात नहीं ना, आप जाओ अपने वर्करों को तैयार कर लो, हम कर लेंगे फंक्शन,
10-15 दिन के बाद। उन 10-15 दिनों में इतना प्रेशर, अच्छा बीजेपी का वो है नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा फोन अगर उसको आए तो बीजेपी वालों के आए, आप नहीं जा सकते हो, हम आपकी बात आपको इससे कराएंगे, आपकी बात उससे कराएंगे, आप दिल्ली आओ, आपकी मीटिंग हम फलाने से कराएंगे। भाई ठेकेदार था, कहा तुम्हारे भाई के हम ये ठेके कैंसिल करेंगे, उसने हाथ जोड़े, कहा ना अब गलती हो गई, कान पकड़ता हूं, जहां हूं बैठूंगा, दिल नहीं लगता है लेकिन नहीं जाऊंगा। ये हुकूमत कर रही है, इसीलिए तो लोग परेशान हैं। और बिल्कुल सही कहा सुरेंद्र जी ने, जो मैं कहने जा रहा था, अगर सारा कुछ ठीक है, अगर हम लोग किसी काम के नहीं, हम नालायक हैं, अगर आप कहते हो हम चोर हैं, आप कहते हो हमने हुकूमत की किसी का भला नहीं किया, आप लोगों ने 3-4 सालों में तूफान किया यहां पे, तो इलेक्शन क्यों नहीं? अरे भाई इलेक्शन क्यों नहीं? सुप्रीम कोर्ट में यह भी समझाइए कि क्यों 5 साल हो गए जम्मू कश्मीर को गवर्नर रूल के अंदर, आखिरकार क्या मजबूरी है? एक तरफ से आप तब कहते हो कि सारा कुछ बड़ा अच्छा, दूसरी तरफ से आप बाहर के मुल्कों में जाके जमहूरियत का वहां डंडोरा पीटते हो, हिंदुस्तान डेमोक्रेसी, इंडिया इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। तो वो डेमोक्रेसी यहां आते आते क्यों रुक जाती है? जिस तरह विकास गायब हो गया, हर थाने में अब विकास का FIR कटना चाहिए कि भाई साहब विकास है तो है कहां, क्योंकि हम बार बार सुनते हैं विकास विकास विकास, लेकिन विकास दिखता नहीं है। इसी तरह जमहूरियत, हमें तो दिखता नहीं यहां। लेकिन कोई वक्त हमेशा के लिए नहीं होता है, बदलाव आना ही आना है। लेकिन हमारा फर्ज बनता है कि हम लोगों तक पहुंच के लोगों की बात सुने, अपनी बात लोगों के सामने रखें, अपनी तंजीम को मजबूत करें, क्योंकि जिस दिन वो इम्तिहान हमारे सामने होगा, हम सही उम्मीदवार सामने रख के उस इम्तिहान में कामयाबी हासिल करें। यही हमारा मकसद और मंजिल होना चाहिए। फिलहाल इसमें सुरेंद्र जी का एक बहुत अहम रोल बनता है, और मैं इनको यकीन दिलाना चाहता हूं कि जहां पे भी ये होंगे, मैं कंधे से कंधा मिला के इनके साथ खड़ा होऊंगा, जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, ताकि हम इस रियासत को इस दलदल से निकाल के लोगों के चेहरों पे जो मायूसी है, उस मायूसी को दोबारा एक मुस्कुराहट में तब्दील करें। क्योंकि बहुत हो गया ये मायूसी, ये उदासी। अब लोगों का हक है कि वो थोड़ा मुस्कुराएं, थोड़ा वो राहत महसूस करें। मैं इंतज़ार कर रहा हूं कि कुछ दिनों के बाद हमारे सदर मोहतरम जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब वापस आएंगे, वो बाहर गए हैं। उसके बाद सुरेंद्र जी को एक अच्छे से अच्छे ओहदे पे तंजीम के अंदर एडजस्ट करके, ताकि पूरे जम्मू कश्मीर में ये न सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस को मजबूती दिला सके, बल्कि लोगों के साथ हमारा तालमेल जो है उसको, बिमला जी मत करें, उसको और ज़्यादा बढ़ाएं। सब साथियों का तहे दिल शुक्रगुजार हूं कि इस बहुत अहम दिन पे हमें इस तरह आप सबसे मुलाकात का मौका हासिल हुआ है। इस उम्मीद के साथ कि इसके बाद सुरेंद्र जी आपके यहाँ एक अच्छा खासा बड़ा जलसा, जिसमें हम जनाब फारूक साहब को भी लाएंगे, बिल्कुल सर, बाकी बातें वहाँ पे कर लेंगे। इन्हीं अल्फाजों के साथ बहुत बहुत शुक्रिया।